हाय गाइज, नमस्कार। डीके हिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है। ये आपका क्लास यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के लिए टेक्निकल का क्लास है, जो बिल्डिंग मटेरियल का हम आपको 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं गाइज। टोटल 60 क्वेश्चन आज का, और संडे को मैराथन क्लास शाम 7 बजे से स्टार्ट है। तो गाइज, ये जो क्लास है आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई, DSSB जेई और RSM SSB JEN के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्डिंग मटेरियल का 60 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं गाइज। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो 11 से स्टार्ट है। क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक कल करवा दिए थे, इसलिए हम आज 11 से स्टार्ट करें, लेकिन आपको हम इसके आगे लगभग 70 क्वेश्चन तक जाएंगे, यानी कि आज हम आपको 60 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे गाइज। देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन ब्रिक मैसनरी फॉर, ओह माय गॉड, तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड, यानी भारी लोड के लिए, अधिक से अधिक लोड के लिए हम कौन सा बॉन्ड को वरीयता देते हैं। देखते हैं। ऑप्शन: सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड। तो हैवी लोड के लिए गाइज हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। हैवी लोड के लिए हम इंग्लिश बॉन्ड देते हैं। जान लेते हैं इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है। जब हम एक लेयर हेडर का और उसके जस्ट बाद एक लेयर स्ट्रेचर का देते हैं, फिर हेडर का, फिर स्ट्रेचर का, उसको हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। और जब प्रत्येक लेयर में, प्रत्येक कोर्स में एक ईट हम हेडर का रखते हैं और एक ईट स्ट्रेचर का, फिर एक ईट हेडर का, एक ईट स्ट्रेचर का, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ मोर देन, यानी ग्रेटर देन होना चाहिए, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हो गया है, ग्रेटर देन, यानी कि जो हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं कितने दूरी पर देते हैं मैक्सिमम। अगर हमारा वॉल का लेंथ किससे अधिक हो जाए तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यानी जब हमारी वॉल की लेंथ जो है 40 मीटर से अधिक हो जाए तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following bricks are used for lining of furnace? भट्टियों में लाइनिंग देने के लिए, भट्टियों में लेयर लगाने के लिए हम कौन से ईंट का यूज करते हैं? ओवरबर्न ब्रिक, अंडरबर्न ब्रिक, रिफ्रैक्टरी ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक। गाइस, कौन सा ब्रिक हम लगाएंगे भट्टियों में? जहाँ कहीं आपको किल्न भट्टी का नाम आ जाए, फर्नेस की नाम आ जाए, तो आप सीधी सी बात रिफ्रैक्टरी ब्रिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। गाइस, समझ में आ रहा है ना? जहाँ भी फर्नेस, किल्न, भट्टियों का नाम आए तो आपको रिफ्रैक्टरी ब्रिक का वरीयता देना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। द कर्व्ड स्वेलिंग फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ लेयर्स आर वुंड लेफ्ट आफ्टर ब्रांचेज आर कट ऑफ इन इरेगुलर मैनर आर नोन एज। जब हम किसी वृक्ष का, ट्री का शाखाओं को अनियमित तरीके से काट देते हैं और उनमें कर्व टाइप का स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग को समझते हैं ना, सूजन, कुछ उभरा सा दिखने लगता है, तो उसे हम कौन सा विकार बोलेंगे, कौन सा दोष बोलेंगे? नॉट्स, रिंडगॉल, बल्स, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। उसे बोलेंगे हम रिंडगॉल।
अगला क्वेश्चन नंबर 15। द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिंग। ट्री का जो एज है हम कैसे पता करते हैं गाइस? तो कैम्बियम लेयर के द्वारा, एनुअल रिंग के द्वारा, मेडुलरी एज के द्वारा, हार्टवुड के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। एनुअल रिंग को हम काउंट करके किसी भी ट्री का एज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 10 वर्ष से अधिक, मोर देन 10 ईयर। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइड, यानी सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है किससे मिलता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो ऑप्शन नंबर डाई कैल्शियम सिलिकेट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। गाइस अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की जाए, अंतिम सामर्थ्य की बात की जाए तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। अर्ली स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और अर्ली सेटिंग की बात की जाए तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके डियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई एश का मेन घटक क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, फेरस ऑक्साइड। बताइए क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फ्लाई एश का जो मेन घटक होता है एल्यूमिनियम होता है, सिलिका होता है, फेरस ऑक्साइड। तीन के तीनों आपके सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, जो अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, 2 बजे से लाइव क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्निश। वर्निश के मुख्य घटक क्या होते हैं? ड्रायर, सॉल्वेंट, रेजिन। ऑल द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आपको बता दें ड्रायर क्या होता है? रेजिन को सुखाने का काम करता है। सतह पर पड़ने के बाद बहुत कम समय में अगर सूख जाता है तो रेजिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्वेंट ये क्या करता है? इसको पतला करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर फैलाने का काम करता है। सॉल्वेंट। रेजिन जो होता है ये वर्निश का आधार होता है, बेस घटक। ओके गाइस, यहाँ पे ड्रायर, सॉल्वेंट, रेजिन तीन के तीनों आपके क्या हैं? वर्निश के मुख्य घटक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क, यानी सजावटी कार्यों में कौन सा स्टोन यूज करते हैं? सॉफ्ट, हार्ड, लाइट, हैवी। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम सॉफ्ट स्टोन का यूज करते हैं। हार्ड स्टोन का यूज कहाँ करते हैं? रबल मैसनरी में। हैवी स्टोन का यूज कहाँ करते हैं? अब्यूटमेंट में, अंत्याधार में, रेलवे ब्रिज के अब्यूटमेंट में या पायर्स में। यहाँ पे जो बात की जा रही है ऑर्नामेंटल वर्क में सॉफ्ट स्टोन को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अच्छे से उसका ड्रेसिंग कर सकें, परिसज्जा को काट छाट अच्छे से कर सकें। इसीलिए हम सॉफ्ट वुड को वरीयता देते हैं ऑर्नामेंटल सजावटी वर्क में। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। रेड सॉल्ट आयरन क्रैक्स व्हेन बेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंटी में हमारा रेड सॉल्टनेस प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन देखते हैं, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन। बताइए गाइज कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, सल्फर। जब कभी रेड सॉल्टनेस की बात की जाए तो आपको सल्फर पर टिक करना है, यानी सल्फर के ही कारण रेड सॉल्टनेस प्रोड्यूस होता है। और बात करें कोल्ड सॉल्टनेस जो होता है वो फास्फोरस के कारण होता है। जब कहीं कोल्ड की बात की जाए तो कोल्ड सॉल्टनेस जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21, forged pig may be converted to wrought iron, यानी कच्चा लोहा जो होता है पिटवा लोहा में परिवर्तित होता है किस विधि द्वारा? रोलिंग के द्वारा, बडरिंग के द्वारा, सिंगलिंग के द्वारा, रिफाइनिंग के द्वारा। बताइए गाइस क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, पडिंग। पडिंग प्रोसेस के द्वारा हमारा फोर्ज पिग जो होता है किस में कन्वर्ट होता है? रॉट आयरन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, if the furnace is provided with insufficient fuel at low temperature, the type of pig iron produced is called, यानी हमारा फर्नेस जो है वो बहुत लो टेम्परेचर पर वर्क करता है तो हमारा कौन सा पिग आयरन हमारे पास प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन बेशमर पिग, ग्रे और फाउंड्री पिग, वाइट और फॉर्ज पिग, मॉटलेट पिग। तो आपको कौन सा पिग आयरन प्रोड्यूस होगा? वाइट एंड फॉर्ज पिग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। कम टेम्परेचर के कारण वाइट एंड फॉर्ज पिग प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल? मोटी दीवार में हर्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन हेडर्स, स्ट्रेचर, ब्रिक बैट्स, क्वीन क्लोजर। नहीं, ब्रिक बैट्स नहीं होगा गाइस, ब्रिक बैट्स ना करोटिक। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, हेडर्स। हर्टिंग के लिए हम हेडर्स यूज करते हैं, हेडर्स का, हेडर्स। चलिए आपको बता दें हेडर्स क्या होता है, सॉरी ये हर्टिंग क्या होता है। हेडर्स सबको पता है, हर्टिंग क्या होता है? ऐसे स्टोन या ऐसे ब्रिक जिसको दीवार के वाल के पूरी की पूरी मोटाई में लगाया जा सके उसे कहते हैं हर्टिंग। ये अच्छा पकड़ बनाने के लिए प्रोवाइड की जाती है हर्टिंग बीच बीच में। जैसे बहुत अधिक मोटी दीवार है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रिक होते हैं या स्टोन होते हैं दोनों तरफ बराबर नहीं पहुंच पाते हैं। फेस की तरफ हैं दूसरे स्टोन या ब्रिक तो बैक की तरफ दूसरे स्टोन लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं हम हर्टिंग दे देते हैं जिससे उसके स्ट्रेंथ में कोई दोष ना क्रिएट हो, मतलब उसका स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव ना पड़े। समझ गए गाइस? हर्टिंग क्या होता है? पूरे आर पार, दीवार के आर पार जो स्टोन इस पार से उस पार पहुंच जाए फेस टू बैक, उसे हम बोलते हैं हर्टिंग। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन। पता होगा सैपवुड को रिमूव करने के लिए, सैप को रिमूव करने के लिए हम सीजनिंग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, द मैक इट वाटरप्रूफ, टिम्बर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए नहीं। टू पेंट इट्स सरफेस, टिम्बर के सरफेस पर पेंट करने के लिए नहीं। टू इंक्रीज द इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने बिल्कुल नहीं। टू रिमूव वाटर, बिल्कुल ये सही है। यानी सैप को रिमूव करने के लिए हम सीजनिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। समझ गए गाइस? अगला क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। एसिड टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन, यानी कि उसका मौसम के प्रति प्रतिरोध जानने के लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं। सही है। आर्टिसन टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, निघर्षण परीक्षण के लिए हम निघर्षण की जांच करने के लिए हम आर्टिसन टेस्ट करते हैं, ये भी सही है। क्रशिंग टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ, संदलन सामर्थ्य जानने के लिए हम उसका क्या करते हैं? संदलन टेस्ट क्यों करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए, संपीड़न सामर्थ्य जानने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एडिंग 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 से 38%।
सही है। यानी अगर मॉइस्चर आपका सैंड में 5 से 6% इंक्रीज हो जाता है तो ये जो बल्किंग होता है ये 50% बल्किंग हो जाता है, जिसका उसका वॉल्यूम लगभग 18 से 38% इंक्रीज हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। जो फाइन सैंड का बल्किंग होता है कोर्स सैंड से अधिक होता है, ये भी सही है। If the percentage content of moisture exceed 10% increase in bulk of sand start increasing। तो ये ऑप्शन आपका गाइस बिल्कुल गलत है। क्या होता है, अगर आपका 5 यानी 6% से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए सैंड पार्टिकल पर तो आपका जो बल्किंग होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बस ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पे जो बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन माना है, लेकिन यहाँ पे सी में संशोधन करने की ज़रूरत है। यहाँ इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एयर बबल्स इन कास्टिंग प्रोड्यूस अ डल साउंड बाई टैपिंग देयर सरफेस लाइट विथ अ हैमर। जब हल्के हैमर के साथ हल्की चोट मारते हैं क्या करता है, ये साउंड क्रिएट करता है। सही है। डी कोपला फर्नेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन। यानी कास्ट आयरन के मैन्युफैक्चरिंग में हम कोपला भट्टी का यूज करते हैं, ये भी सही है। रेड सॉल्ट आयरन इज ऑफ नो वैल्यू ऑफ वेल्डिंग पर्पज। यानी कि रेड सॉल्ट ने वेल्डिंग पर्पज नहीं यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस पे हम वेल्डिंग करेंगे वो पिघल जाएगा। रेड सॉल्टनेस क्या होता है, हॉट के कंडीशन में होता है, समझ रहे गाइस? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। Alexander Parks, a Scottish chemist, prepared a hard material by mixing camphor and alcohol with nitrocellulose and called it Parksite। यानी कि जो अलेक्जेंडर पार्क्स होता है वो केमिस्ट के साथ प्रिपेयर्ड की जाती है तो उसको कहते हैं पार्केसाइट। डॉक्टर यल बैकलैंड, अ बेल्जियन साइंटिस्ट, प्रिपेयर्ड अ प्रोडक्ट नोन एज बैकेलाइट। यानी कि जो डॉक्टर यल बैकलैंड के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका क्या नाम दिया जाता है, बैकेलाइट। पोलार्क एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड अ सब्सटेंस फ्रॉम यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड कॉल्ड इट प्लास्टिक। यानी कि पोलार्क के द्वारा जो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाया गया उसका क्या नाम दिया गया, प्लास्टिक। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पिक अप द कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस केसेस द रफ ब्रिक्स श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। यानी ईंट को सुखाते और पकाते समय किसकी अधिकता से ईंट में क्या आ जाता है, श्रिंक एंड वार्प, संकुचन और तरेड़। एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए राइट, एल्यूमिना। यानी एल्यूमिना की अधिकता के कारण श्रिंक और वार्प आता है। सिलिका की अधिकता के कारण कोहेशन लॉस होता है या ब्रिटल और वीक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टरिंग में बी क्योर्ड बाई अप्लाइंग वाटर पेंट फिनिश विथ ऑयल पेंट ड्राइड विथ लिटिल कोपल वर्निश। सही है। क्रैक्ड पेंट में बी क्योर्ड बाई रिमूविंग पेंट्स एंड गिविंग अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट, ये भी सही है। क्रॉलिंग पेंट्स में बी क्योर्ड बाई सैंड प्रिपेयरिंग द सरफेस एंड गिविंग a fresh coat with plant of turfs।
ये भी सही है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टर इन द फिनिश्ड wrought iron आर कॉल्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड एंड आयरन एंड कार्बन। यानी जो ब्लिस्टर होता है, जो फफोले पड़ जाते हैं रोट आयरन पर, वो होते हैं ऑक्साइड आयरन और कार्बन के बीच रिएक्शन के कारण, ऑक्साइड कार्बन रिएक्शन। द एज ऑफ फिनिश्ड रॉट आयरन आर रफ ड्यू टू रेड शॉर्टनेस। यानी रेड शॉर्टनेस के कारण, सल्फर की अधिकता के कारण जो रॉट आयरन पिटवा लोहा है, उसका किनारे क्या हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। इसके कारण रेड शॉर्टनेस। रेड शॉर्टनेस कब होता है, सल्फर की अधिकता के कारण। पिग आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक ऑर। यानी जो पिग आयरन ढलवा लोहा बनाया जाता है वो मैग्नेटिक चुंबकीय अयस्क के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बुल ट्रेंच किल अ ट्रेंच एक्सकैवेटेड इन ग्राउंड। यानी कि जो बुल की खाई की भट्ठा बनाया जाता है, उसको ज़मीन के अंदर खुदाई करके बनाया जाता है। राइट, सही है। हाफ मैन किल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर ग्राउंड। हाफ मैन का जो भट्ठा है वो ज़मीन की सतह पर बनाया जाता है, ये भी सही है। टनल किल इज कंस्ट्रक्टेड एज टनल। यानी जो टनल भट्ठा होता है वो टनल के द्वारा बनाया जाता है, सुरंग के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैटालाइस्ट आर एडेड टू रेजिस्ट एंड एक्सेलरेट द हार्डनिंग ऑफ रेजिन। रेजिन के हार्डनिंग के केस में एक्सीलरेशन का काम करता है कौन, कैटालाइस्ट, सही है। द फिलर आर इनर्ट मटेरियल एंड दे इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। यानी कि जो हम फिलर मटेरियल का यूज करते हैं इनर्ट के रूप में, वो हमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रदान करते हैं, ये भी सही है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, ये इनर्ट मटेरियल होता क्या है। यानी जो भी निष्क्रिय पदार्थ हम यूज करते हैं, जैसे सैंड, ग्रेवल, ये एग्रीगेट जो यूज करते हैं, इसको इनर्ट मटेरियल बोलते हैं। अगला सी, फाइबरस फिलर इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस। यानी जो फाइबर फिलर, यानी जो फाइबर के रूप में हम जो फाइबर को फिलर के रूप में यूज करते हैं, वो थर्मल रेजिस्टेंस का काम करता है, उष्मारोधी का काम करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी पिक अप द करेक्ट ऑप्शन से रिलेटेड है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। कोरुगेटेड शीट्स आर आयरन इज मेड बाई पासिंग प्लेन शीट बिटवीन ग्रूव्ड रोलर। बिल्कुल सही है। यानी जो पहले देखो कोरुगेटेड शीट्स क्या होते हैं। ये जो आपने शीट देखा हो लहरदार, जो हम छतों वगैरह में यूज करते हैं, देखा होगा, ये एसी शीट है, ये जीआई शीट है, ये गैल्वेनाइज शीट है, आपने देखा होगा लहरदार शीट है, कुछ इस तरह से। यही होता है कोरुगेटेड, और इसको हम ग्रूव्ड रोलर के द्वारा बनाते हैं। स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ कोरुगेटेड शीट्स आर कंसिडरेबली इंक्रीज। बिल्कुल सही है, इसका स्ट्रेंथ अधिक होता है और स्टिफनेस भी अच्छी होती है। कोरुगेटेड शीट्स आर जनरली यूज्ड ऑन स्लैटिंग रूफ। इसका यूज हम ढालदार छतों में करते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है।
फाइबर बोर्ड्स आर यूज फॉर थर्मल एंड एकॉस्टिक कंट्रोल, बिल्कुल सही। फाइबर बोर्ड आर यूज फॉर लाइट वेट स्टैंडिंग मेंबर, फाइबर बोर्ड जो हल्का वाला होता है उसको स्टैंडिंग मेंबर के यूज होता है, बिल्कुल सही। फाइबर बोर्ड आर ऑब्टेन बाई इम्प्रेगनेटिंग ए रेजिन प्रोडक्ट्स ऑन फाइबर, फाइबर पर हम रेजिन के द्वारा फाइबर पर हम रेजिन का यूज करके हम फाइबर बोर्ड्स का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थिन स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू वेटिंग एंड ड्राइंग द वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी 4.45, यानी थिन स्ट्रक्चर के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 लेनी चाहिए, सही है। और मास कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू वाटर सीमेंट रेशियो, यानी मास कंक्रीट स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लेते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है आपके। ऑप्शन नंबर सी, फॉर थिन स्ट्रक्चर विच रिमेन्स कंटिन्यूसली अंडर वाटर, यानी थिन स्ट्रक्चर है लेकिन वो पानी के अंदर हमेशा डूबा हुआ है तो उसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लेते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस क्या करना है, अगर थिन स्ट्रक्चर है और वो कभी सूखता है, कभी पानी के अंदर डूबता है, कभी सूखता है, मतलब कभी उसमें मॉइस्चर रहता है, कभी सूख जाता है, तो वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 लेनी है। और वो अगर हमेशा पानी में डूबा हुआ है तो वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लेना है। और कोई मास स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन वोल्केनिक रॉक्स है? ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ऑल द एबव। बेसाल्ट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वोल्केनिक रॉक, आपको बता दें वोल्केनिक रॉक जब ज्वालामुखी फटती है और पृथ्वी की सतह पर आग जमने के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है उसे वोल्केनिक चट्टान कहते हैं। और यही जब धरती के अंदर ही जम जाए तो उसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। बहुत अधिक गहराई पर जमती है तो उसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एक होता है हाइपरबाइसिल, अगर ये चट्टान जो है ये थोड़ी गहराई पर ही जम जाते हैं, मतलब बहुत अधिक गहराई पे ना जाकर थोड़ी गहराई पे आके जम जाते, ना तो ये ज़मीन की सतह पे आ पाते हैं और ना तो बहुत गहराई पर आते हैं, ये आगे बीच में कुछ आके अटक जाते हैं। तो ऐसे चट्टान को हम कहते हैं हाइपरबाइसिल चट्टान, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डोलेराइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पिक अप द हाइपरबाइसिल रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, आ गया हाइपरबाइसिल रॉक, ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अरे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डोलेराइट। डोलेराइट जो है ये हाइपरबाइसिल चट्टान है। आपको बता दिया कि हाइपरबाइसिल क्या होता है। जब चट्टान, समझना मेरी बात को, ज्वालामुखी फटती है, जब वहाँ से मैग्मा उठकर ऊपर आता है और वो बीच में ही कहीं रुक जाता है, यानी ज़मीन के तल से थोड़ी गहराई पर जमकर चट्टान का निर्माण करे, तो ऐसे चट्टान को हाइपरबाइसिल चट्टान कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डोलेराइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हॉर्न ब्लेंड मिनरल इज ब्रिटल, बिल्कुल सही है। हॉर्न ब्लेंड मिनरल जो होता है ब्रिटल होता है। मॉस्कोविट इज आल्सो नोन एज वाइट माइका एंड पोटास माइका, बिल्कुल सही। बायोटाइट इज आल्सो नोन एज ए ब्लैक माइका, बायोटाइट को हम ब्लैक माइका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आज गाइस थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े लेके आए हैं जिससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 40, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर, बिल्कुल सही है, कंकर को जलाकर हम हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है फैट लाइम से स्लो जमता है, बिल्कुल गलत। और हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज इन लाइम मोटार, हाइड्रोलिक लाइम का यूज हम लाइम मोटार में करते हैं, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था और सी सही था। नॉन ऑफ दी अबव नहीं, नॉन ऑफ दी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फैट लाइम, ये गलत हो। आप पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी सही गलत स्टेटमेंट है। क्यों, हाइड्रोलिक लाइम बुझता तो स्लो है, इसका स्लैकिंग जो होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन सेटिंग के मामले में बहुत फास्ट होता है। इसीलिए जली स्ट्रक्चर के लिए, जली संरचना के लिए हम हाइड्रोलिक लाइम का ही यूज करते हैं। नौ में आप दिए एवं नहीं लगाना गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन बेसिक बेसमर प्रोसेस द स्टील हीट्स द कन्वर्टर, यानी स्टील को हीट करके जो कन्वर्ट किया जाता है वो बेसमर प्रोसेस के द्वारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इन ओपन हर्थ प्रोसेस द फर्नेस हीट्स द स्टील, ओपन हर्थ के द्वारा भट्टियों में स्टील को हीट किया जाता है, ये भी सही है। इन सीमन प्रोसेस the impurities of pig iron are oxidized by the oxygen of the ore, यानी जो अयस्क ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इम्प्योरिटी जो उसकी होती है। यहाँ पे आल आप दिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन स्टोन आर्च द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड्स रेडियल, सही बात है, जो हमारा आर्च होता है कुछ इस शेप में होता है, इसके जितने स्टोन लगे होते हैं सब के सब जो सरफेस होते हैं कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं, समझ रहे गाइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अगला, इन कॉर्निस द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड्स एज वर्टिकल, यानी कॉर्निस में अगर हम नेचुरल बेड की बात करें तो वहाँ पे कॉर्निस में कोनों पे नेचुरल बेड जो होते हैं वर्टिकल होते हैं। इन स्टोन्स वॉल्स द स्टोन आर प्लेस्ड विथ देयर नेचुरल बेड्स एज हॉरिजेंटल, यानी जो स्टोन वॉल होते हैं वहाँ पे देखा जाए तो उनका नेचुरल बेड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, वो हॉरिजेंटल होते हैं। तो यहाँ पे आपके तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पिरोक्सिन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी पिरोक्सिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या होता है। इट फॉर्म ऑक्टागोनल क्रिस्टल्स, बिल्कुल यह ऑक्टागोनल क्रिस्टल प्राप्त होता है। इट कन्वर्ट्स टू क्लोरीन बाई हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन के द्वारा ये क्लोरीन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, यानी एक ऑप्शन यहाँ छूट गया सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो हीट सीमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी अल्प उष्मा सीमेंट के केस में इसमें से क्या सही है। इट पॉसेस लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अल्प उष्मा सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होता है, बिल्कुल सही। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज अबाउट 1 आवर, इट्स फाइनल सेटिंग टाइम इज अबाउट 10 आवर, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। गाइस आपको बता दें लो हीट सीमेंट का क्या होता है, स्ट्रेंथ बड़ा कम होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ और भी कम होता है। उसके बाद इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 1 घंटा होता है 60 मिनट,
और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा ही होता है। और ओपीसी सीमेंट का बताइए। ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। और क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सॉरी गाइस। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Lime is available in free state. Lime is available by dissolving calcium carbide in water. Lime is available by calcining calcium carbonate at 900 डिग्री सेंटीग्रेड. Lime is nothing but calcium chloride. Lime कुछ नहीं फिर भी कैल्शियम क्लोराइड है ना। तो देखिए गाइस क्या होता है यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि लाइम को जब हम प्राप्त करते हैं तो ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन के बाद हमें प्राप्त होता है। लाइम स्टोन को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लाइम। और जो बोल रहा है फ्री स्टेट में, कभी भी लाइम हमारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता वातावरण में, वायुमंडल में। तो हाँ आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेलामाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्शियम क्लोराइड, बिल्कुल राइट। फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली फ्रॉम मेथेन, बिल्कुल सही। द मेलामाइन व्हेन रिएक्टेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म द मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन गलत है? पिक अप द इनकरेक्ट यानी गलत बता रहा है। प्लास्टिक आर केमिकल रेजिस्टेंस, प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, प्लास्टिक आर टेक्सटाइल, प्लास्टिक आर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो गाइज आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, ये जो सी है इनकरेक्ट है, प्लास्टिक आर टेक्सटाइल। आपको बता दें प्लास्टिक का केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ये टिकाऊ भी होता है और इलेक्ट्रिकल के प्रति इसका यह कुचालक होता है। अब डक्टाइल नहीं होता है, ब्रिटल डक्टाइल नहीं होता है। ये अगर कहा जाए टूट जाता है, एक तरह से ब्रिटल भी ना करके टूट जाता है, ये मानो आप डक्टाइल नहीं होता, सीधी सी बात। आप इसको खींचेंगे टूट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Pick up the correct option. Sorry, correct statement. Plastic has generally low melting point. The coefficient of thermal expansion of plastics is about 3 times than that of steel. The acoustical boards prepared by impregnating fiberglass with phenolic resin has absorption coefficient of about 0.67. ऑल ऑफ द अबव, यहाँ भी आपका ऑल ऑफ द अबव सही है। आपको बता दें जो प्लास्टिक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका गलनांक बहुत कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पिक अप द पॉलीमिनेरलिक रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी पॉलीमिनेरलिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है? यानी पॉलीमिनेरलिक जो होता है, मिनरलिक मिनरल, पॉली मतलब सिंगल,
तो पॉलीमिनरेलिक जो होता है रॉक्स कौन सा होगा? क्वार्टज सैंड होगा, प्योर जिप्सम होगा, मैग्नेसाइट होगा, ग्रेनाइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ग्रेनाइट। 50 क्वेश्चन। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग प्योर लाइम स्टोन। बिल्कुल सही। क्विक लाइम जो होता है प्योर लाइम स्टोन को जला के प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5 to 30%। ये भी सही है। पुअर लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज मोर देन 5%। आपको बता दें यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव तो सही है, बट यहाँ पे ये रखना ध्यान, ये 5% नहीं होगा, यहाँ होगा मोर देन 30%। कितना होगा? मोर देन 30%। गाइस याद रखना। क्विक लाइम प्योर लाइम स्टोन की बर्निंग से प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम ऐसे लाइम स्टोन जिसमें क्ले की मात्रा 5 से लेकर 30% होता है, जिसे हम बोलते हैं कंकर। कंकर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्ले की मात्रा 5 से लेकर 30% होता है। और पुअर लाइम किससे प्राप्त होता है? जिसमें क्ले की मात्रा 30% से अधिक हो, उसे पुअर लाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। Pick up the correct statement from the following. Roasting is not necessary if iron ore is an oxide. Roasting compulsory नहीं है। Impurity float on the molten iron as slag. यानी कि लव एस्क पे जो पिघला हुआ इम्प्योरिटी होता है उस स्लैग के नाम से जाना जाता है। द स्लैग कंटेंस लाइम अबाउट 45%। यानी स्लैग में जो लाइम होता है वो लगभग 45% होता है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रस्टिंग इज कॉज्ड ड्यू टू combined action of air, moisture and carbon dioxide. During rusting, first ferrous bicarbonates are formed. On further oxidation, ferrous characteristics get converted to ferric bicarbonates. तो ये भी आपका ऑल ऑफ दी अबव सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Pick up the correct statement from the following. Slagged lime contains calcium hydroxide। बिल्कुल। बुझी हुई चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम यानी कि उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। क्विक लाइम कंटेंस कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। स्लैग्ड लाइम में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विक लाइम। स्लैग्ड लाइम जो होता है क्विक लाइम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉफ्ट स्टोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कार्विंग। कार्विंग बोले तो ऑर्नामेंटल वर्क, सजावटी कार्यों में। बिल्कुल, सॉफ्ट सजावटी कार्यों में हम सॉफ्ट स्टोन का यूज करते हैं। लाइट स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर आर्चेज। हार्ड स्टोन आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड हाई प्रेशर, ऑल द अबव। आपको बता दें गाइस, कार्विंग बोले तो ऑर्नामेंटल वर्क यानी सजावटी कार्यों में सॉफ्ट स्टोन का यूज करते हैं। आर्च में लाइट स्टोन का यूज करते हैं और हार्ड स्टोन का यूज हम हाई प्रेशर के केस में करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सोल्डर मटेरियल इज एन एलॉय विच मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो भी सोल्डरिंग के काम में आने वाला मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 400 डिग्री से अधिक होता है। ब्रेजिंग इज डन एट टेम्परेचर अबव 600 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ब्रेजिंग जो होता है वो 600 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ब्रेजिंग ज्वाइंट इज स्ट्रॉन्गर देन द शोल्डर ज्वाइंट। ब्रेजिंग ज्वाइंट जो होता है वो शोल्डर ज्वाइंट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टील प्रोड्यूस्ड बाय ओपन hearth process is milder than that obtained by the Bessemer process. Engineers prefers open hearth steel for structural purpose as it is more homogeneous. Basic Bessemer's process is suitable for converting poor or containing it a large. All the above। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर टी राइट ऑप्शन, ऑल द एबव सही है।